हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का मैराथन लेक्चर है फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर अपना यही चैप्टर होता है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इस रिवीजन क्लास में, इस रिवीजन वीडियो के अंदर अपन लोग पूरा डिटेल में सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमें खुद को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर कर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर कर ही अपना आगे कंटिन्यू करें। मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। मैं हूँ एमसीए अर्पिता गुप्ता। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। अब ये क्या होता है मैडम, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? हम तो सीए वाले बच्चे हैं बच्चों। अगर इजी भाषा में कहें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री का नाम होता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अपने दिमाग, अपना कान सब खोल लीजिए इस रिवीजन के लिए। ये अपना मैराथन लेक्चर है, आपका 1 हो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत लेंथी चैप्टर है जो आपका बहुत कम समय में अभी आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मतलब बीच का, सेंटर का, कोई भी चीज जो होगी उसे सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हर एक डेटा जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सेंटर के टुवर्ड्स ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर के टुवर्ड्स ज्यादा कलेक्टिव होता है। कोई भी डेटा जो होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स ज्यादा कलेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अपन वेट्स की बात करेंगे, तो जो बहुत कम वजन वाले, बहुत कम वेट वाले जो लोग होते हैं वो उनका रेशियो बहुत कम होता है। जो बहुत ज्यादा वेट वाले लोग होते हैं उनका रेशियो भी बहुत कम होता है। ज्यादातर एवरेज जिनका वेट होता है, ज्यादातर वो लोग होते हैं, मतलब सेंटर की टुवर्ड्स फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। एक और एग्जांपल लेके अपन सीखते हैं इस चीज को। सिटीज होती हैं, तो सिटीज के जो कॉर्नर्स के सेक्शंस होते हैं वहां पे हमेशा आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, जबकि जो सिटीज का सेंटर वाले जो सेक्शन होता है वहां आपको हमेशा ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? वो वैल्यू जो सेंटर को प्रेजेंट कर रही है, अपन अभी इतनी देर से सेंटर 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 कर रही है, वो वैल्यू जो सेंटर को प्रेजेंट कर रही है उस वैल्यू को अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने कौन से हैं? 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के आपके 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बाय डिफॉल्ट अपन कौन सा मीन हमेशा यूज में लेते हैं? बाय डिफॉल्ट अपन हमेशा अरिथमेटिक मीन को ही यूज में लेते हैं। अपन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं पढ़ेंगे, अपन उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आईसीआई का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन निकाल कर आप लोगों को देना। तो अपन प्रॉपर्टीज भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, फॉर्मूलेज भी बहुत डिटेल में अपन रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, आपकी इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, उन सारी सीरीज को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आप लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? सिग्मा। सिग्मा को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है अपॉन स्मॉल एन। स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल एन एंड कैपिटल एन का मींस अलग अलग होता है। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यूज हैं 10, 12, 15, 18, 20, 25। तो अपन का अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 10 plus 12 plus 15 plus 18 plus 20 plus 25 divided by 6 करोगे तो
इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 16.6666 इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज या उसे क्या बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है जहां आपको एक्साई के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, वो सारी सीरीज को क्या बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन में कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n की जगह क्या आ गया बच्चों कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होता है आप लोगों का सिग्मा fi दैट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यूज दे दी 10 18 20 22 25 फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 6 3 5 4 एंड 2। अब fi xi अपन डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे निकालेंगे कैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 10 into 6 m प्लस मेमोरी में डाल दो 18 into 3 मेमोरी में डालकर उसको प्लस कर दो 20 into 5 m प्लस एंड सो ऑन। लास्ट अपन करेंगे 25 into 2 m प्लस और फिर अपन क्या प्रेस कर देंगे mrc। mrc मतलब आपका टोटल सम आ जाता है दैट इज सिग्मा fi xi आ जाता है। तो एमआरसी की वैल्यू कितनी आ गई 352 अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है 20। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 17.6 आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज या उसे क्या बोला जा सकता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा सकता है। अब ये कंटीन्यूअस सीरीज कौन सी होती है बच्चों जहां अपन को क्लास इंटरवल गिवन। अब ये क्लास इंटरवल दो तरीके की होती है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास क्या होती थी लाइक 0 से 10 10 to 20 20 to 30। इंक्लूसिव क्या होती है 0 से 9 10 से 19 एंड 20 से 29। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या होता था मैडम नॉट इंक्लूडेड का मतलब होता था कि अगर नंबर 10 आएगा तो वो ऊपर वाली क्लास में नहीं नीचे वाली क्लास में आप उसको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन सी होती थी जहां एक क्लास की अपर लिमिट एंड दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 9 है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 10 एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। नाम में ही इंक्लूसिव आ रहा है तो इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। नंबर 9 आएगा तो ऊपर वाली क्लास में ही इंक्लूड होगा नीचे वाली क्लास में इंक्लूड नहीं होगा। कंटीन्यूअस सीरीज में मजे की बात है कि यहाँ डिस्क्रीट वाला ही फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, कोई नया फॉर्मूला हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन में कैपिटल N वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे xi क्या होगा यहाँ तो क्लास इंटरवल गिवन होगी तो xi बच्चों क्या होती है जो मिड वैल्यू होती है और उसी मिड वैल्यू को क्या बोला जा सकता है क्लास मार्क भी बोला जा सकता है। मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन के केस में बच्चों अपन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसा क्वेश्चन दे रखा हो चाहे एक्सक्लूसिव का चाहे इंक्लूसिव का अपन सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ भी किसी में कन्वर्जन नहीं करते। एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं एक्सक्लूसिव का। लाइक मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2 5 6 3 4। अब xi मिड वैल्यू कैसे निकाला आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितनी आएगी 5। अब बच्चों अपन क्या देखते थे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अपन पैटर्न देख के फिर मिड वैल्यूज निकालते थे। आगे की मिड वैल्यूज फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न क्या पैटर्न है लोअर लिमिट में मैंने कितना ऐड किया तो मेरे को मिड वैल्यू मिली दैट इज 5। तो नेक्स्ट मिड वैल्यू भी ऐसी आएगी लोअर लिमिट में आप 5 ऐड कर दो तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 15।
नेक्स्ट मिड वैल्यू भी ऐसे ही आएगी 20, लोअर लिमिट में आप 5 ऐड कर दो तो मिड वैल्यू कितनी आ गई 25। नेक्स्ट मिड वैल्यू भी ऐसे ही आएगी आप लोगों की, लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दो तो कितना आ गया 35 एंड सो ऑन। अब आपके पास x है, आपके पास f है, आपको fi xi निकालना आता है, दैट इज 2 into 5m plus 5 into 15m plus 6 into 25m plus and so on। तो आपका सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी आ गई 520 और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20 से 20, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया बच्चों 26 आ गया। एक एग्जाम्पल अपन इंक्लूसिव सीरीज का भी लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है 10 से 19, 20 से 29। यहाँ एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। यहाँ भी सेम अपन मिड वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 plus 19 by 2, तो कितना आएगा 29 by 2, दैट इज 14.5। सेम ट्रिक यूज करनी है नेक्स्ट मिड वैल्यू के लिए, फॉर्मूला काम में नहीं लेना, अपन पैटर्न देखेंगे। मैंने लोअर लिमिट में कितना ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई, लोअर लिमिट क्या थी मेरी 10, तो उसमें मैंने 4.5 ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई 14.5। नेक्स्ट मिड वैल्यू लोअर लिमिट में 4.5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आ गई 24.5। नेक्स्ट 30 में 4.5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आ गई 34.5। नेक्स्ट लोअर लिमिट 40 में 4.5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आ गई 44.5 एंड सो ऑन। अब आपके पास x है, आपके पास f है, आप सिग्मा fi xi निकाल सकते हैं, तो सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी आ गई 1189.5 अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज 31, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया इसका 38.3709, आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। बच्चों ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस सीरीज के लिए दो फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे अपन। अब मैम उस फॉर्मूले से आंसर आ जाता है तो हमें दो फॉर्मूले और क्यों पढ़ने हैं? बच्चों को कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू में वो फॉर्मूला लिखकर दे देगा, वो कहेगा इनमें से बताओ शॉर्टकट मेथड कौन सा है, इनमें से बताओ स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा है, इसीलिए हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? कई बार वो पूछ लेता है ए का मतलब क्या होता है, इनमें से ए की वैल्यू क्या होगी, डी आई की मतलब वैल्यू क्या होगी एंड सो ऑन। कई बार वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, मतलब मुझे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू दे दिया, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया, और फिर वो पूछेगा कि अब आप मुझे अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ, तभी अपन ये फॉर्मूलेज काम में लेंगे, अदरवाइज अपन ये फॉर्मूलेज यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से आंसर निकालो आपका अर्थमेटिक मीन सेम आता है, और जब अपन सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल एन वाले फॉर्मूले से अपन आंसर निकालते हैं तो उससे अपना बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी और अपना आंसर जल्दी आ जाता है। तो सर थ्योरेटिकली अपन को ये फॉर्मूले काम में लेने हैं, तो कौन से दो फॉर्मूले होते हैं? आपका फर्स्ट फॉर्मूला है आपका शॉर्टकट मेथड एंड नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे और क्या बोला जा सकता है कोडिंग मेथड भी बोला जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स में बच्चों सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अपन को दोनों कांसेप्ट्स पे टोटल इक्वली फोकस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो होता है, 50% थ्योरी आती है तो 50% प्रैक्टिकल आता है। जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको कांसेप्ट्स थ्योरी वाइज क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल वाइज भी क्लियर नहीं हो सकते। फॉर्मूलेज आप कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, हमेशा हमें लिख लिख कर फॉर्मूलेज याद करने हैं। जब भी हम लिख लिख कर फॉर्मूलेज याद करते हैं तो होता क्या है, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो फॉर्मूलेज याद होते चले जाते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपके फॉर्मूलेज में मिस्टेक नहीं होगी। तो चलो अपन करते हैं शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे और क्या बोला जा सकता है कोडिंग मेथड बोला जा सकता है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, x bar is equals to a plus sigma fi di upon में कैपिटल N। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, x bar is equals to a plus sigma fi ui upon कैपिटल N into h। अब यहाँ पे a का मतलब assumed mean, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, di का मतलब xi में से a को माइनस कर दो fi, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी a का मतलब assumed mean, ui का मतलब xi minus a upon h, h का मतलब आइडियल लेंथ ऑफ द क्लास,
या इसे क्या बोल सकते हैं DI बाय H, क्योंकि DI में भी तो यही किया था आप लोगों ने XI बाय A, तो XI माइनस A तो DI बाय H कर सकते हैं, और H का मतलब हाइट और N का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इन दोनों फॉर्मूले से, ताकि अपने कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहले शॉर्टकट मेथड से लेंगे। क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 5, 6, 3, 4। आपने मिड वैल्यू निकाला, वही फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। पैटर्न देखा, लोअर लिमिट में 5 ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई 5। देन लोअर लिमिट में 5 ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई 15। लोअर लिमिट में 5 ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई 25 एंड सो ऑन। फिर अपन ने DI निकाला। DI का मतलब क्या होता है, XI में से एक को माइनस कर दो, तो 5 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। 15 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, 0, 10 एंड 20। फिर आपको क्या करना है, FI इंटू DI। अब FI इंटू DI कैसे करोगे, 2 इंटू -20 दैट इज -40, 5 इंटू -10 -50, 6 इंटू 0 एंड सो ऑन। आपने टोटल कर दिया सम। अब फॉर्मूले में ए क्या होता है, अज्यूमिंग। अब ये अज्यूमिंग क्या लेते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, तो जो सेंटर मोस्ट एक्साई होता है, जो बीच वाला एक्साई होता है, उसे ए मानकर चलते हैं, अज्यूमिंग मानकर चलते हैं। पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गई 2, 4, 6, 8, 10, तो जो दो बीच के एक्साई होते हैं, दो सेंटर के एक्साई होते हैं, उनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे अपन अज्यूम्ड मीन मानकर चलते हैं। आंसर दोनों से सेम आता है, बट वो कई बार क्या करता है, क्लास इंटरवल दे देगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, कहेगा इसमें से अज्यूम्ड मीन बताओ, तो वहां पे आपको ऑप्शन दोनों दिखेंगे। एक्साई आपको दोनों सेंटर वाले एक्साई दिखेगा, तो कौन सा वाला अज्यूम्ड मीन मानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो सेंटर मोस्ट एक्साई को ए मान लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो दो बीच के एक्साई हैं उनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे अपन अज्यूम्ड मीन मानकर काम करते हैं। तो ए की वैल्यू अपनी आ गई 25 है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास ऑड ही थी। आपने FIDI निकाला 20, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 20, तो इसका आंसर 26 आ गया। स्टेप डेविएशन मेथड से आपका वही नंबर ऑफ टर्म, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म सेम, आपका ए सेम आ गया। DI आ गया, UI क्या होता है, DI बाय H। H मतलब हाइट या लेंथ, तो 0 10 माइनस 0 करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी इस क्लास की 10, तो 20 बाय 10 किया तो आपकी वैल्यूज आ गई -2, -1, 0, 1, 2। आपने FI UI निकाला दैट इज 2 into -2, 5 into -1 एंड सो ऑन। इनका सम किया, फॉर्मूलेज में सारी वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया। तो चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, आंसर दोनों से हमेशा क्या आता है, सेम आता है। इस नोट में वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं या इवन होती हैं, तो किसको अपन को ए मानकर चलना है। देन अपने आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। तो बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं अपन को, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस करने हैं। आपको ऑप्शंस दिए देंगे। एग्जांपल लेते हैं अपन को, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अपन ने मिड वैल्यूज निकाल लिया। अब आप ऑप्शंस में से पुट करो, यहाँ पे उसने दे रखा है मीन इतना है और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 100 है। तो अगर मैंने 25 पुट किया तो फिर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे FI into XI अपॉन कैपिटल N। वो करने से अगर आपका 60.4 आता है तो आंसर हो जाएगा। अगर 36 14 पुट करने से, यहाँ पे अगर मैं 36 और 14 पुट कर दूं, फिर मैंने सिग्मा FI XI किया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किया, तो अगर मेरा मीन 60.4 आता है तो आंसर मेरा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 36 एंड 14 अपने ऑप्शंस हो जाएंगे। देन अपने आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ये अपन को टॉपिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, the sum of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always be zero। जब भी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस आप सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, फिर उसका सम करते हैं, तो सम की वैल्यू क्या आती है, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी इसके जैसी सी थी, the sum of the square of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always be minimum। जब भी डेविएशंस, जब भी आप ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस अर्थमेटिक मीन से ही लेते हैं, फिर स्क्वायर कर सम करते हैं,
तो सम की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, मिनिमम आ जाती है, छोटी आ जाती है। देन अपन ने नेक्स्ट फॉर्मूला किया था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की थी कंबाइंड या फिर उसे पूल्ड मीन कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series, and x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. इस फॉर्मूले को आप चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको 3 सीरीज दे रखी है तो ये प्लस n3 x bar 3 upon प्लस n3 हो जाएगा। 4 का डेटा दे रखा है तो प्लस n4 x bar 4 upon नीचे प्लस में n4 हो जाएगा। तो आपको जैसे एग्जांपल n1 दे रखा है 20, x bar 1 दे रखा है 14.63, n2 दे रखा है 18, x bar 2 दे रखा है 11.55। आपने इसका कंबाइंड मीन कैसे निकाला, 20 into 14.63 m plus 18 into 11.55 m plus MRC divided by 38, आपका कंबाइंड मीन आ जाएगा। Next property, it follows linear relationship throughout the central tendency. ये property आती जा रही है अपनी। It follows linear relationship. अगर y is equals to a plus bx है तो बच्चों y बार क्या हो जाएगा, a plus bx बार हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस प्रॉपर्टी का अपन। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है 5x plus 6y plus 7 is equals to 0। x बार मेरे को 2 दे रखा है और y बार मुझे पता नहीं सॉल्व करना है। तो y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो। तो -7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए अपन ने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 6 से। तो ये हो गया y बार, फिर बन गया y -7/6 -5/6 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y बार हो जाता है और ये x बार हो जाता है। अब आप x बार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो y बार इक्वल्स टू -7/6 -10/6, तो y बार की वैल्यू कितनी हो गई, -2.8333। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अपन को क्वेश्चन दे रखा है 11x -12y + 20 इक्वल्स टू 0। y बार दे रखा है 4 और x बार अपन को पता नहीं, तो y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड। तो 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 11x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको -12 -12 से डिवाइड कर दिया। इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये हो गया y = 20/12 + 11/12 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y बार हो जाता है, ये x बार। इस बार अपन को y बार की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, तो y बार की वैल्यू अपन ने 4 लिख दी। अपन को 20/12 + 11/12 ऑफ x बार। अब ये 20/12 इधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लिया आपने 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 28/12 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 11/12 ऑफ x बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 ऊपर और 11 नीचे, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई 28/11, दैट इज 2.545 आपका x बार आ गया। तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, इजी प्रॉपर्टी। इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट, तो अरिथमेटिक मीन भी वही कांस्टेंट होता है। अगर सारी वैल्यूज 5 5 5 है तो इसका मीन भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale। पूरे statistics throughout सारे चैप्टर्स पूरे रिलेशन में भी ये प्रॉपर्टी अपनी यूज में दी जाती है। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता था, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, एंड स्केल का मतलब क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर किसी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट सारी ऑब्जर्वेशन में आप ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, तो सेम कांस्टेंट आपको अरिथमेटिक मीन में ऐड या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द न्यू अरिथमेटिक मीन। अगर कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो आपको वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अरिथमेटिक मीन, दैट इज चेंज ऑफ स्केल। एग्जांपल लेते हैं। मुझे सपोज वैल्यूज दे रखी है 10, 12, 14, 16 एंड 18, ये वैल्यूज दे रखी है मुझे। तो मेरे को इसका मीन निकाला, तो मीन कितना आ गया बच्चों, इसका 14 आ गया। अब नई ऑब्जर्वेशन है लाइक 11, 13, 15, 17, 19, मुझे इसका मीन निकालना। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए +1। मैं 12 में ऐसा क्या करूं कि 13 आ जाए +1। मैं 14 में ऐसा क्या करूं कि 15 आ जाए, दैट इज +1।
मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने कितना कांस्टेंट ऐड किया 1, तो नया अर्थमेटिक मीन भी कितना आएगा, पुराने अर्थमेटिक मीन में भी आप +1 कर देंगे तो न्यू अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसका रीजन क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पे +1। देन आप 10 में ऐसा क्या करो कि 8 आ जाए, दैट इज -2। 12 में ऐसा क्या करो कि 10 आ जाए, दैट इज -2। -2 इज चेंज ऑफ ओरिजिन, तो अर्थमेटिक मीन को इफेक्ट पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 14 में से भी -2 कर दो तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपका 12। आप 10 में ऐसा क्या करो कि 20 आ जाए, दैट इज इनटू 2। 12 में ऐसा क्या करो कि 24 आ जाए, दैट इज इनटू 2। तो दैट इज चेंज ऑफ स्केल। अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ स्केल की वजह से फर्क पड़ता है। तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 14 इंटू 2 दैट इज 28। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए, दैट इज डिवाइड बाय 2। 12 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए, दैट इज डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 इज द चेंज ऑफ स्केल एंड अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 हो जाएगा। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए, -2 इंटू 2। 12 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए, -2 इंटू 2। दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दोनों का इंपैक्ट एक साथ पड़ रहा है। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 14 में से 2 माइनस कर दो, दैट इज 12 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। Next property, it is affected by extreme observations and sampling fluctuations. Extreme मतलब corners की वैल्यू, सैंपल मतलब जो भी दे रखा है उनमें से किसी में अगर कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। Last property, it can be treated algebraically and mathematically. अर्थमेटिक मीन को algebraically and mathematically ट्रीट किया जा सकता है। अगर मुझे इस फॉर्मूले में से 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दे देगा तो मैं तीसरी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसीलिए कहते हैं इसको algebraically और mathematically ट्रीट किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फर्दर, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो आगे फॉर्मूलेज में काम में आ सकता है। नेक्स्ट अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो मिडिल मोस्ट सेंटर की जो वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की उसे मीडियन कहते हैं। 50% वैल्यूज मीडियन से बड़ी होती हैं और 50% वैल्यूज आपकी मीडियन से छोटी होती हैं। मीडियन को पोजीशनल या लोकेशनल एवरेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, पोजीशन पे, ना कि मैग्नीट्यूड। मतलब एक्चुअल में वैल्यू कैलिब्रेट से फर्क नहीं पड़ता, उस पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है दैट विल बी द मीडियन। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आप मीडियन कैसे निकालते थे, आप यहाँ पे पोजीशन निकालते थे फिर मीडियन निकालते थे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो पोजीशन क्या आएगी बच्चों, n+1/2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 पोजीशन आएगी, तो n/2 और एक n/2 + 1। उन दोनों पोजीशंस पे जो भी नंबर है उसका एवरेज निकालेंगे तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा, मीडियन निकल कर आ जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं क्या था। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज दे दिया 5, 8, 3, 10, 12। सबसे पहला काम क्या होता है, डायरेक्ट सॉल्व मत करने लग जाना, पहले उसको अरेंज करना इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा। मैंने अरेंज कर दिया, काउंट किया, नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या आई ऑड, तो पोजीशन क्या आएगी मेरी n+1/2 दैट इज 5+1/2 6/2। थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है, अब थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है 8, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। एक इवन का एग्जांपल ले लेते हैं। अपन को क्वेश्चन दे रखा, अरेंज किया अपन उसको इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आया, मतलब इवन आया। पोजीशन 2 आएंगे n/2 and n/2 + 1 and that is 6/2 and 6/2 + 1। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पोजीशन पे 10 है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका 12 है, तो इन दोनों का एवरेज निकाला 10 + 12/2, तो मीडियन कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। क्लियर है? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जा सकता है।
डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जहां आपको एक्सआई के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, वो सारी सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स दे रखा है, सबसे पहला काम क्या होता है, आप चेक करो कि जो एक्स है वो अरेंज्ड है या नहीं है इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा। नहीं है तो पहला काम हमारा अरेंज करने का, 5 की फ्रीक्वेंसी 6, 7 की फ्रीक्वेंसी 7, 10 की फ्रीक्वेंसी 2, 12 की 5, 15 की 3, 20 की 4। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव अपन कौन सा वाला निकालते हैं, लेस देन सीएफ अपन यहाँ पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर ये वाली सीएफ प्लस अभी वाली फ्रीक्वेंसी, ये अभी वाली सीएफ आ गई, ये वाली सीएफ प्लस अभी वाली फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, अपन ने लास्ट तक सीएफ निकाली। जो सीएफ का लास्ट होता है वही सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट में अपन काउंट नहीं करते कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है इवन, डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगाते हैं n + 1/2। वहां n का मतलब होता था इंडिविजुअल में काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ n का मतलब कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 27 + 1/2 दैट इज 28/2 कितना आ गया, 14। ये मीडियन नहीं आया बच्चों, इस वैल्यू को आप सीएफ में देखना शुरू करेंगे। जो भी सीएफ इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा, उसके सामने वाला जो एक्सआई होता था दैट विल बी द मीडियन। तो 14 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा 15 इसके सामने 10 है, तो मेरा मीडियन कितना आ गया, 10। In case of continuous series या grouped frequency distribution, मीडियन में अपन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन में अपन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कोई कन्वर्जन नहीं किया था, बट मीडियन में आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, LM प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इनटू H। LM का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, डायरेक्टली मैंने इंक्लूसिव का एग्जांपल ले रही हूं क्योंकि एक्सक्लूसिव में तो कोई कन्वर्जन नहीं होता। इंक्लूसिव कोई नॉन ओवरलैपिंग क्लास भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल दे रखे 10 to 12, 13, 15 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, आपने सीएफ निकाला, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर 5 + 6 नेक्स्ट सीएफ, 11 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट सीएफ एंड सो ऑन। अब देखो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क्रीट में तो n + 1/2 करते थे, यहाँ पे हर चीज मेरी मीडियन क्लास पे डिपेंड करती है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप क्या करोगे, n/2, यहाँ +1 नहीं लगाना कंटीन्यूअस सीरीज, n/2, n का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो 30/2 15। इस 15 को आप सीएफ में देखना शुरू करें, जो भी सीएफ इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास पूरी की पूरी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 15 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा अपना ये है, तो ये वाली क्लास मेरी पूरी की पूरी मीडियन क्लास होगी। अब ये बच्चों इंक्लूसिव है, इसे एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस सिर्फ इसी की वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही वैल्यूज काम आने वाली है ना, तो इसी को कन्वर्ट कर देंगे। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, तो 16 माइनस 0.5 किया तो कितना आ गया, 15.5। एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस 18 प्लस 0.5 किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 18.5। फॉर्मूले में पुट कर दो, लोअर लिमिट 15.5 प्लस n/2 की वैल्यू 15 माइनस इसके ऊपर वाला CF, इसी क्लास के ऊपर वाला CF कितना है आपका 11 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसीज है। अब यह हाइट कैसे निकालते हो क्लास की इंक्लूसिव के अंदर, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें गलती मत करना। कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट, मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या आई थी, 18.5, और लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या आई थी, 15.5। अपन इनका ही डिफरेंस निकालेंगे, आप इन वैल्यूज का डिफरेंस मत निकाल देना हाइट या लेंथ निकालते टाइम, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हाइट या लेंथ ही आ गई, अपन ने इसको सॉल्व किया। ये पूरी कैलकुलेशन अपन एक साथ कैलकुलेटर पे करेंगे, कैसे, 15 माइनस 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 प्लस 15.5 आपका डायरेक्ट मिल गया ना, आ जाएगा। नेक्स्ट अपन सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, जैसे मीन की
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मीन की जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज थी उसकी जैसी सी लगभग सेम सी ये वाली प्रॉपर्टी, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है वो दोनों अलग है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियन विल ऑलवेज बी मिनिमम। जब भी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस आप सिर्फ और सिर्फ मीडियन से लेंगे फिर उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता था बच्चों, इग्नोरिंग द साइन, नेगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव, फिर उनका सम करेंगे तो सम की वैल्यू सबसे छोटी आएगी, सबसे मिनिमम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, सेम है जो मीन का था, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस bx होता है तो y मीडियन क्या हो जाता है आपका, a प्लस bx मीडियन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता था मैडम, वही जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, लाइक आपकी ब्यूटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, उस केस में भी मीडियन को फाइंड आउट किया जा सकता है। थ्योरेटिकली ये प्रॉपर्टी अपन को ध्यान रखनी है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, उसको ग्राफ की हेल्प, ग्राफ में भी लोकेट किया जा सकता है। अब बच्चों दो कंसेप्ट्स होते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अनइक्वल नाम ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइक 0 to 2, 2 to 5, 5 to 15, 15 to 17, इनके बीच का गैप 2 का, इनका 3 का, इनका 10 का, इनके बीच का गैप कितना है 2 का। जब हर क्लास की लेंथ इंटरवल अलग अलग होती है तो उसे अनइक्वल क्लास इंटरवल कहते हैं। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल लाइक बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, above 30, इसके एंड्स ओपन रहेंगे। बिलो 10, 10 से कम कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 5, 4, 2, -1, -2, -3 सो ऑन। अबव 30 कोई भी हो सकता है, नंबर 40, 50, 100, 1000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। जब कोई एंड ओपन रह गया, हमें समझ में आता है तो उसे अपन क्या कह देते थे, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कहते थे। तो चाहे अनइक्वल क्लास हो, चाहे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल हो, मीन कभी भी नहीं निकाला जा सकता। मीन इन दोनों केसेस में फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी फाइंड आउट इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। जबकि जो अगर अपन को ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे दी तो मीडियन जो होता है वो बेस्ट मेजर हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का, एंड मीडियन अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी आपका मीडियन फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन सीखेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन, मीडियन भी पार्टीशन था जो पार्ट्स में बांटता है, नाम सबको समझाते हैं। तो पार्ट्स में मीडियन बांटता था, ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में। और भी पार्टीशन वैल्यूज होती है लाइक क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स एक्सेट्रा। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मुझे किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटना है तो मुझे कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी, 3 क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्वार्टाइल डिवाइड तो 4 इक्वल पार्ट में करते हैं, बट कितने क्वार्टाइल अपन को चाहिए होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स चाहिए होते हैं। कौन से Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को बोला जाता है फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल, Q2 को बोला जाता है मीडियन एंड Q3 को बोला जाता है थर्ड या फिर अपर क्वार्टाइल। Q1 मतलब 1/4, Q2 मतलब 2/4 और Q3 मतलब 3/4। 3 सबस्क्रिप्ट और इसका 4, क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेसाइल्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। अगर 10 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो कितने डेसाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 9 डेसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। 9 कौन से होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5 सो ऑन टिल D9। D1 मतलब 1/10, D2 मतलब 2/10, D3 मतलब 3/10 एक्स्ट्रा। यहाँ D5 को क्या बोला जाता था, मीडियन बोला जाता था। परसेंटाइल्स या सेंटाइल्स क्या होते थे बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं। परसेंटाइल्स जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते थे, परसेंटाइल्स या सेंटाइल्स। 100 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको कितनी जरूरत है, 99 परसेंटाइल्स की जरूरत है। कौन से P1, P2, P3, P99। P1 मतलब 1/100, P2 मतलब 2/100, P3 मतलब 3/100। यहाँ P25 को फर्स्ट क्वार्टाइल बोला जाता है, P50 को मीडियन और P75 को थर्ड क्वार्टाइल बोला जाता है। आपको ये सारी थ्योरी की लर्न रखनी है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज जहां पे सिर्फ xi दे रखा हो, जैसा मीडियन निकाला था वैसे से ही होते हैं लगभग क्वार्टाइल जैसे परसेंटाइल्स। कैसे, आप
दे रखा है क्वेश्चन Q3 D4 P22 P16 निकालना है। पहले इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा मैंने अरेंज कर दिया। फिर Q3 यहाँ पे बच्चों क्या निकल कर आती है, उसकी पोजीशन निकल कर आती है। पहले जैसे मीडियन में भी पोजीशन निकलती थी वैसे यहाँ भी पोजीशन है। n प्लस 1 बाय q है क्वार्टाइल, इस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो मैं 4, सबस्क्रिप्ट कितना है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। तो q3 निकालने का, पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया 3 * n + 1 बाय 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, 8 + 1 बाय 4 दैट इज 9 बाय 4, 6.75। अभी तक तो मैंने सीखा था कि बिना डेसिमल की पोजीशन आती थी और उस पोजीशन पे जो नंबर होता था दैट विल बी द आंसर। पर अब यहाँ डेसिमल वाली पोजीशन आ गई तो कैसे सॉल्व करते थे डेसिमल वाली क्वेश्चन, याद है डेसिमल से पहले क्या लिखा है 6, तो 6th पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज 6th पोजीशन पे 23 है, प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर दैट इज 25 माइनस 23। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका Q3 आ जाएगा। नेक्स्ट D4 कैसे निकालेंगे 4 * n + 1 बाय 10, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो पोजीशन कितनी आ गई इसकी 3.6। सेम तरीका निकालने का बच्चों, डेसिमल से पहले 3 लिखा है तो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज थर्ड पोजीशन पे 15 है, प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। नेक्स्ट P22 फॉर्मूला क्या हो जाएगा 22 * n + 1 बाय 100। तो अपन ने पोजीशन निकाली, क्या आ गई पोजीशन 1.98 आपकी पोजीशन आ गई। वन फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। तो इस तरीके से आपके क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स निकाले जाते थे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जब डेसिमल वाली पोजीशन आ जाती थी। तो सेम है आपका P60, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ऐसे रखा है पहला स्टेप वही है जो मीडियन में था कि पहले आप चेक करो आपका जो x है वो अरेंज है या नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग नहीं है अरेंज कर दो, कर दिया, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, CF निकाल लिया जैसा मीडियन में किया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इंडिविजुअल का था वही फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है, कोई चेंज नहीं होता क्वार्टाइल, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स में। Q3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 * n + 1 बाय 4। यहाँ n का मतलब क्या होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी आ जाए बच्चों तो n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी हो सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी हो तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपन ने किया 3 * n + 1 बाय 4 दैट इज 18.75। अब क्या करोगे, ये क्वार्टाइल नहीं आया, Q3 नहीं आया, इस वैल्यू को आप CF में देखना शुरू करेंगे, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला xi जो होता है, उसके सामने वाला xi जो होता है दैट विल बी द क्वार्टाइल। 18.75 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये है, इसके सामने वाला xi 25 है, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 25। सेम D3 कैसे निकालोगे 3 * n + 1 बाय 10 दैट इज अपनी वैल्यू कितनी आ गई 3 * n + 1 बाय 10 की n की वैल्यू क्या है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.5। आप इसको CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये वाला CF है 10 वाला, उसके सामने वाला जो xi था दैट इज 10, तो वो थर्ड डेसिमल हो गया। P70 की अपने निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई 17.5। इसको अपने CF में देखना शुरू किया, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला xi जो होता है वो P70। क्लियर है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज अपन ने कैसे निकाले क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मीडियन में करते थे, आप कन्वर्ट करो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। फॉर्मूला मीडियन जैसा सा ही है बच्चों, आपको डायरेक्टली एग्जांपल इंक्लूसिव कर लिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CF निकाला। अपन को क्या क्या निकालना है Q1 D6 P16। फॉर्मूला क्या LM प्लस वहां n/2 होता था, यहाँ n/4 हो गया क्योंकि क्वार्टाइल आ गया, माइनस CF अपॉन F इनटू H। LM मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास,
CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री क्वार्टाइल क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास और H का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। यहां भी ध्यान रखना है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो n+1/4 किया था और कंटीन्यूअस में सिर्फ n/4 करते हैं, +1 नहीं करते। n/4 n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वैल्यू कितनी आ गई 8.75। उस वैल्यू को आप CF में देखना शुरू करें, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बढ़ा वो वाली क्लास आपकी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो ये वाला जस्ट नेक्स्ट बढ़ा है तो ये वाली फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। अब इसकी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो लोअर लिमिट 15.5 प्लस n/4 की वैल्यू कितनी आ गई 8.75, उसके ऊपर वाला CF कितना आ गया 5, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 6। हाइट या लेंथ कैसे निकाला, कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट, तो आपकी हाइट या लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपने इसको सॉल्व किया, आपका Q1 का वैल्यू आ गया। सेम D6 कैसे निकलेगा, ln प्लस 6n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बच्चों ये 6 कहां से आया, ये सबस्क्रिप्ट 6 था ना, तो यहाँ पे उसको 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6n/10 की वैल्यू कितनी आ गई 21। उस वैल्यू को CF में देखना शुरू किया, जो CF उसके बराबर इक्वल या उससे बड़ा वो वाली क्लास मेरी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ तो बराबर वाला मिल गया मुझे, तो ये वाली क्लास मेरी D6 वाली क्लास हो गई। अब कन्वर्ट कर दो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में और अपन ने वैल्यू सारी पुट कर दी फॉर्मूले में और आंसर निकाल लिया। ऐसे ही आपने P69 निकाला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ln प्लस 69n/100, 69 सबस्क्रिप्ट है इसलिए 69 से मल्टीप्लाई करवा दिया, P मतलब परसेंटेज से डिवाइड बाय 100 कर दिया, माइनस CF अपॉन F इनटू H, 69n/100 निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई 24.15। उस वैल्यू को आपने CF में देखा, जो भी CF इसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा वो वाली क्लास आपकी परसेंटाइल क्लास हो गई, तो P69 की क्लास ये वाली आ गई। कन्वर्ट कर दो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, हाइट कैसे निकालनी है, कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर। क्वार्टाइल्स डेसाइल्स परसेंटाइल्स जो होते हैं वो ग्राफ पे लोकेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओगिव्स एंड उनको अनइक्वल और ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मीडियन में अपन ने किया था कि मीडियन अनइक्वल और ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में फाइंड आउट की जा सकती है, वैसे ही क्वार्टाइल्स डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स जो होते हैं वो अनइक्वल एंड ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में फाइंड आउट किए जा सकते हैं। देन third and the last measure of dispersion central tendency is mode. मोड क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार कोई चीज आती है उसे मोड कह देते हैं। मोस्ट क्लस्टर्ड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट कर रही होगी उस वैल्यू को क्या कह देते हो आप, मोड कह देते हो। जैसे कोई भी शॉपकीपर जो होता है वो कौन सी साइज के सपोज कोई कपड़े का शॉपकीपर है क्लोथ का, वो कौन सी साइज के कपड़े ज्यादा रखेगा, जिस साइज की उसकी डिमांड सबसे ज्यादा बार रिपीट होती होगी उस साइज के वो कपड़े ज्यादा रखेगा। मतलब वो मोड देखकर वो अपने कपड़ों की साइज वो वाली मेंटेन करता है। मोड तीन तरीके के होते हैं, मल्टी मॉडल, बाई मॉडल एंड यूनी मॉडल। यूनी का मतलब क्या होता है बच्चों, वन अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली एक ही मोड आता है तो यूनी मॉडल। बाय का मतलब टू, अगर दो मोड आ जाते हैं, कोई दो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको बाई मॉडल। टू या टू से ज्यादा होते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। तो सारी ऑब्जर्वेशन की सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, लाइक 1 2 3 4 5 सबकी सेम फ्रीक्वेंसी आई, तो इस केस में आप मोड को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि सारे बराबर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें मोड क्या होगा। मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, अपन ये कह सकते हैं रिजिडली मतलब यूनिक आंसर नहीं आता मोड का, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, दो से ज्यादा भी आ सकता है। जबकि जो मीन और मीडियन था हमेशा एक ही मीन आता था, एक ही मीडियन आता था, पर मोड में 1 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं अपन मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। अपन ये भी कह सकते हैं मोड इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, हर केस में मोड नहीं निकाला जा सकता। लाइक 1 2 3 4 5 वाला केस दे देंगे तो उसमें आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते।
इस केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज बच्चों कैसे निकालते थे मोड? इंडिविजुअल इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मतलब सिर्फ देखा, अपन को कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखा जो नंबर ज्यादा वाला रिपीट हो रहा है दैट विल बी द मोड। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज अपन मोड कैसे निकाल सकते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से अपन मोड निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज या फिर इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेम कन्वर्ट और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। सिर्फ अरिथमेटिक मीन में कन्वर्जन नहीं है, मीडियन में भी था, क्वार्टाइल्स में भी था, डेसाइल्स में भी था, परसेंटाइल्स में भी था, मोड में भी है। और बोला क्या है मोड का कंटीन्यूअस में? lm प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इनटू h। lm का मतलब क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास और f2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। h का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। अब हर चीज मॉडल क्लास पे बेस्ड है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास को क्या बोला जाता है? मॉडल क्लास बोला जाता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अपन को क्लास इंटरवल दे रखी है लाइक 10 से 19, 20 to 29, 30 to 39। डायरेक्टली मैंने नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल का एग्जांपल ले लिया। क्यों? क्योंकि यहीं पे कन्वर्जन होना है, एक्सक्लूसिव में तो कन्वर्जन होना भी है। फ्रीक्वेंसी देखिए, इस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ये मॉडल क्लास हो गई। कन्वर्ट कर दो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस तो 39.5। f की वैल्यू 8, उसकी प्री फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू 7, 2 into 8 minus 7 माइनस f2 की वैल्यू 3 एंड इनटू हाइट या लेंथ। हाइट कितनी है इस क्लास की? कन्वर्टेड अपर माइनस कन्वर्टेड लोअर, तो हाइट या लेंथ कितनी आ रही है? अब आप इस पूरी कैलकुलेशन को भी एक साथ कैलकुलेटर्स पे कर सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2 into 8 माइनस 7 माइनस 3 उसको m प्लस में डालकर छोड़ दो। फिर 8 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाय mrc इक्वल्स टू प्लस 39.5 करेंगे तो आपका मोड आ जाएगा दैट इज 41.166। Then properties of mode. Mode follows linear relationships। सदाबहार प्रॉपर्टी है ये, तो linear relationship मीन में भी था, मीडियन में भी था। अगर y is equals to a plus bx है तो y मोड क्या हो जाएगा आपका? a plus bx मोड हो जाएगा। सेम तरीके से करना है। अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो मोड भी क्या हो जाएगा? वही कांस्टेंट 2 2 2, तो नंबर 2 ये जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मोड भी क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा। देन अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है मतलब बराबर बटा हुआ है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड, तो तीनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये सारे वर्ड्स का मतलब एक ही है। मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर है, कोइंसाइड है, आइडेंटिकल। ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड है या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है, या एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन द मीन, मीडियन, मोड, तो क्या होती है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम कब काम में लेते हैं? जब अपन को इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल मुझे मोड दे दिया, मीन दे दिया, मीडियन निकालने को बोला, तो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल दूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे मीडियन, मीन दे दिया, मुझे मोड निकालने को बोला, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल दूंगी। इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। अपन लोगों को दोनों याद रखते हैं। क्यों? एमसीक्यू में कई बार वो इस फॉर्मेट में लिखकर दे देता है, कहता है कि आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। सेकंड तरीका क्या है? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। अब मैंने कहा ये जो असिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। ये टॉपिक हमारे बुक में नहीं है, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड मतलब पॉजिटिव मतलब जब मोड पहले आएगा। मोड अपने लास्ट में जो मोड पढ़ा था वो फर्स्ट आना चाहिए, तो मोड पहले आ रहा है, मीन बाद में आ रहा है, तो उसे पॉजिटिव कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अपना इस तरफ है और इस तरफ ज्यादा ऊंचा है, तो पहले मोड आ गया, फिर मीडियन आ गया, फिर मीन आ गया, मतलब मीन बड़ा है मीडियन से और फिर मोड से भी बड़ा है। नेगेटिव स्क्यूड मतलब मीन पहले आ गया फिर मोड लास्ट में आ रहा है, मीन छोटा है मीडियन से और मोड से। तो यहाँ पे पहले आपका
मीन, मीडियन, मोड ऐसा आ गया तो अपना ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है कि कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ना कि अपन ने कोई लॉजिक लगाया है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन, मीन मीडियन अपन को दे रखा है, मोड निकालने को बोला, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने फॉर्मूले की वैल्यू पुट की और आपका मोड आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन भी तीन तरीके का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अपन अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसको पावर 1 बाय स्मॉल n मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ऑब्जर्वेशन जीरो है या नेगेटिव है तो उस केस में आप ज्योमेट्रिक मीन कभी भी नहीं निकाल सकते। ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए निकाला जा सकता है, नेगेटिव और जीरो वैल्यूज के लिए नहीं निकाला जा सकता। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया 3 6 12, आपने मल्टीप्लाई किया, कितनी आ गई 216 की पावर 1 बाय 3। आपके पास ऑप्शंस होंगे बच्चों, आप 8 का क्यूब रूट करो तो कितना आ गया 5/2, 6 का करो 216 6 का अपन करेंगे क्यूब रूट तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अपन को एग्जांपल दे रखा है 8 24 एंड 40, अपने मल्टीप्लाई किया तो अपनी वैल्यूज कितनी आ गई, कैलकुलेटर में 7680 पावर 1 बाय 3। अब अपन 24 का पावर 3 करते हैं तो आंसर नहीं करता, 12 का करते तो नहीं करता, 10 का करते तो कितना आता 1000, जो मैच नहीं होता। अब अपना ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला क्या कहता है कि इसकी पावर 3 करो, तो 8 की पावर 3 हो गई एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये पावर 3 कर दिया अपन ने, तो ये 8 की पावर 3 हो गई और यहाँ पे ये 15 का क्यूब रूट की पावर 3 हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया अपना, तो 8 की पावर 3 into 15 करोगे तो आपका आंसर मैच होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन डायरेक्टली ऑप्शन से करेंगे, अपन डायरेक्ट ऐसा सॉल्व करने की जगह। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? बच्चों डिस्क्रीट में तो x दे रखा होगा, ग्रुप्ड में अपन मिड वैल्यू जो होती थी उसे अपन x मान लेते थे, वही है यहाँ पे भी x। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का, x1 की पावर f1 into x2 की पावर f2 into x3 की पावर f3 and so on, xn की पावर fn की होल पावर 1 by कैपिटल n। अब कैपिटल N मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अपन को x दे रखा है 24816 ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अपन यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 की पावर 3, 8 की पावर 3, 16 की पावर 2 की होल पावर 1 by 10, 1 by 10 मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 4 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 8 को लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। अब ये जो पावर्स होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गई 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 25, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2.5। मैंने इसको फिर और आगे सॉल्व किया, 2 की पावर 2 और मैं 2 की पावर 0.5 ऐसे लिख सकती हूँ, 0.5 मतलब √2, तो आप √2 into 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देन प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या प्रॉपर्टीज है, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो ज्योमेट्रिक मीन भी वही कांस्टेंट होता है जो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी थी। अगर 2 2 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोला जाए तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर z is equals to x into y है और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालने को बोला गया तो कितना आएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x into ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर z is equals to x divided by y है और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालने को बोला गया तो कितना आएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x divided by ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। नेक्स्ट अपना लास्ट जो मीन बचा है दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पहले आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन को उल्टा कर दो, फिर इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, उसको भी उल्टा कर दो, दैट विल बी द हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन xi। फॉर एग्जांपल अपन को ये वैल्यूज है जिसका हार्मोनिक मीन निकालने को बोला गया, तो काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 6 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 10 प्लस 1 by 15 प्लस 1 by 20 प्लस 1 by 25। एलसीएम लेके मत सॉल्व करने बैठ जाना, ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। कैसे करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे करेंगे हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस। कैसे, 1 divided by 5 m plus 1 divided by 8 m plus 1 divided by 10 m plus
1 divided by 15 m plus 1 divided by 20 m plus 1 divided by 25 m plus 6 divided by mrc is equals to दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक मीन सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज के लिए काम करता है। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर पॉजिटिव और नेगेटिव हो हर केस में हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है। देखो अर्थमेटिक मीन तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों में निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सिर्फ पॉजिटिव में निकाल सकता है, जीरो और नेगेटिव में नहीं निकाल सकता। हार्मोनिक पॉजिटिव नेगेटिव में निकाल सकता है और जीरो में नहीं निकाल सकता। डिस्क्रीट और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का? कैपिटल एन अपॉन सिग्मा fi अपॉन में xi। आपको x दे रखा है, आपको f दे रखा है, तो आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किया 22 आ गया। अपन ने सेम लिखा फ्रीक्वेंसी दैट इज 2/5 प्लस 3/10 प्लस 5/10 प्लस 6/12 प्लस 4/15 प्लस 2/17। आपको सॉल्व करने का तरीका पता है, पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर फिर 22 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन ग्रुप्ड का आ जाए तो xi का मतलब क्या होता है बच्चों? मिड वैल्यू जो होती है वो ये xi होती है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो हार्मोनिक मीन भी वही कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी तो सेम है। अर्थमेटिक में भी यही थी, ज्योमेट्रिक में भी यही है और हार्मोनिक में भी यही है। अगर आपको 2 2 2 का हार्मोनिक मीन निकालने को बोला जाए तो इसका हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हार्मोनिक मीन की? कंबाइंड या फिर पूल्ड हार्मोनिक मीन, जो अपन ने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का भी क्वेश्चन किया था। यहाँ उसका फॉर्मूला क्या है? n1 plus n2 अपॉन में n1 upon h1 plus n2 upon h2। n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series, and h1 and h2 are the harmonic mean of the first series and the second series। एक एग्जांपल लेते हैं, n1 की वैल्यू 8 दे रखी है, n2 की 6, h1 दे रखा है, h2 दे रखा है। फॉर्मूले में पुट किया 8 plus 6 upon 8 divided by 2.345 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2.166। अपन ने सॉल्व किया, आंसर निकाला, आंसर आ गया। कौन सा मीन कब काम में लेंगे? 3 मीन पढ़ लिए ना, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। कई बार वो मेंशन नहीं करता, कई बार तो मेंशन कर देगा कि मीन, सिर्फ मीन बोला तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक बोल रहा है, पर कई बार मेंशन नहीं करता। क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ता है कि कौन सा मीन कब काम में लेंगे। अगर क्वेश्चन अपना रेशियोज वाला हो, लाइक परसेंटेज का कोई क्वेश्चन हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अगर क्वेश्चन अपना रेशियोज में अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट हो, स्पीड का कोई क्वेश्चन आ रहा है, आवर्स पर डे का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज अपनी। तो अगर क्वेश्चन अपना स्पीड का आ रहा है, आवर्स पर डे का आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट का आ रहा है, तो हार्मोनिक मीन काम में लेंगे। और बाकी जितने भी अदर केसेस होंगे उन सब में अपन कौन सा मीन काम में ले लेंगे? अर्थमेटिक मीन अपन काम में ले लेंगे। देन अपन रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन वही है जो ज्योमेट्रिक है, वही है जो हार्मोनिक है। 2 2 2 का अर्थमेटिक मीन भी 2, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 और हार्मोनिक मीन भी कितना होता है इसका? 2 होता है। अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट अलग अलग है, बच्चों अपने इन तीनों में से सबसे पहले मेजर कौन सा पढ़ा था? अर्थमेटिक, फिर ज्योमेट्रिक, लास्ट में कौन सा पढ़ा? हार्मोनिक। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। जनरली अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेशनशिप में, आईसीआई को बहुत पसंद है वाला फॉर्मूला, अच्छे से याद करना है। तो सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन हो तो क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है? ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अर्थमेटिक मीन 5 दे रखा है, हार्मोनिक 3.2 दे रखा है, तो 5 into 3.2 किया तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सेंट्रल टेंडेंसी में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज वेटेड एवरेज। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अनवेटेड या फिर सिंपल एवरेज। जब हर एक आइटम की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, बराबर इंपॉर्टेंस होती है, तो उसे सिंपल या अनवेटेड एवरेज कहते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में हर एक ऑब्जर्वेशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है।
तो जब हर एक ऑब्जर्वेशन को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कह देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीन के लिए वेट्स होते हैं, मीडियन और मोड्स में मानकर चलते हैं सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। मीन तीन तरीके के थे अपने, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। प्रैक्टिकली तो सिर्फ अर्थमेटिक और हार्मोनिक का क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, तो वो फॉर्मूला एज इट इज आप अपने नोट्स पे से लेकर लर्न कर लेना, मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बच्चों वही है जो डिस्क्रीट वाला था। डिस्क्रीट में क्या था, फ्रीक्वेंसी था मैडम, यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ गया, वेट्स आ गया, कोई चेंज नहीं है। वहां फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यहाँ एफ की जगह क्या लगा दिया, डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। यहाँ वेटेड हार्मोनिक में भी वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रीट में था, वहां फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, यहाँ एफ की जगह क्या लगा दिया, डब्ल्यू। तो वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन में एक्स आई। एक जनरल रिव्यू कर लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। कौन सा कब एलिजिबल मेजर होगा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन पे, अर्थमेटिक मीन भी बेस्ड है, ज्योमेट्रिक भी और हार्मोनिक मीन भी बेस्ड है। रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली मतलब जिसकी यूनिक वैल्यू आती होगी, अर्थमेटिक की भी एक वैल्यू आती है, मीडियन की भी, ज्योमेट्रिक की भी, हार्मोनिक की, मोड की एक वैल्यू नहीं आती, मोड की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है। इजी टू कैलकुलेट, मीन मीडियन मोड तीनों आसान होते हैं, कंपैरेटिवली ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक थोड़े से डिफिकल्ट टू कंप्यूट होते हैं। एमिनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसकी, अर्थमेटिक की, ज्योमेट्रिक की और हार्मोनिक की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। किसको सैंपलिंग में फ्लक्चुएशंस की वजह से फर्क नहीं पड़ता, सैंपल में कुछ भी चेंज उसको फर्क नहीं पड़ता, मीडियन क्यों, क्योंकि मीडियन क्या था, पोजीशनल एवरेज, वो सिर्फ उस पोजीशन पे वैल्यू निर्भर करती है, बाकी कोई वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन एंड क्लास इंटरवल में बेस्ट मेजर कौन सा था, मीडियन। ओवरऑल सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन। और ओपन एंडेड में बेस्ट मेजर कौन सा होता है बच्चों, मीडियन होता है। तो ये पूरी समरी काइंड ऑफ हो गई जो पहले सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया। ये जो अपना चैप्टर नंबर 14 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड पार्ट है डिस्पर्शन। अपन फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, अब अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, दैट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंसेस फ्रॉम अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीन मीडियन मोड से कितनी दूरी, कितना दूर है, कितने वेरिएशंस, कितने डिफरेंसेस हैं, वो हम किससे निकालते हैं, डिस्पर्शन से निकालते हैं। दो तरीके से डिस्पर्शन निकाला जा सकता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर्स यूनिट पे डिपेंड करते हैं, मतलब रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये सब यहाँ लिखा जाएगा। रिलेटिव मेजर्स यूनिट फ्री होते हैं, वहां कोई रुपीस, किलोग्राम, मीटर कंसीडर नहीं किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजर्स कंपैरिजन के लिए यूजफुल नहीं है, जबकि रिलेटिव मेजर्स आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। अगर अपन को दो चीजों में कंपेयर करना हो तो कौन से मेजर्स काम में लेते हैं, रिलेटिव। एब्सोल्यूट को सिंपल टू कैलकुलेट और रिलेटिव मेजर्स आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एब्सोल्यूट में अपन चार चीजें पढ़ेंगे, दैट इज रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव में भी अपन चार पढ़ेंगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, coefficient of standard deviation and coefficient of quartile deviation। रेंज क्या था, ध्यान आया कुछ, सिंपल इजी टू कंप्यूट, इससे आसान मेथड पूरे स्टैटिस्टिक्स में नहीं है जितना आसान आपका ये रेंज है। ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, इसका यही लिमिटेशन है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ दो वैल्यूज को कंसीडर करता है। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, इंडिविजुअल सीरीज का अपन को ये ऑब्जर्वेशन दे दिया, इसका रेंज बोला, तो सबसे बड़ा नंबर 20, सबसे छोटा 3, तो रेंज कितना आ गया 17 का। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला तो 20 माइनस 3 अपॉन 20 प्लस 3 इनटू 100, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 70.913 आ गई। In case of discrete series, x दे रखा है, f दे रखा है, सेम फॉर्मूला है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉल। यहाँ x देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कंसीडर ही नहीं की जाती रेंज के अंदर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी की, चाहे वो कितनी भी लिख कर दे दे।
सबसे बड़े x में से सबसे छोटा x माइनस कर दो तो सबसे बड़ा x 40 और सबसे छोटा x 7 है, तो रेंज कितना आ गया 33। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है 40 माइनस 7 अपॉन 40 प्लस 7 इनटू 100, तो कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 70.212। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बच्चों यूनिट फ्री होगा और रेंज क्या होगा यूनिट डिपेंडेंट होगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा कि वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपसे निकलवाएगा। सपोज मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ रहा है 63.2, सपोज आ रहा है, तो वो ऑप्शन बी में देगा रुपीज 63.2 और ये देगा 63.2 और सी और डी कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों को लगेगा किसको टिक लगाओ, ये तो सेम ही तो है। नहीं, सेम नहीं है, ये यूनिट है। ये सिर्फ रेंज होता तो ठीक होता, बट यहाँ यूनिट फ्री है तो ये कोफिशिएंट के केस में ठीक होगा, तो अपन इस ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो कोफिशिएंट्स आपके यूनिट फ्री होते हैं और जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं वो यूनिट डिपेंडेंट होते हैं। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या था, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सिर्फ और सिर्फ दो एक्सट्रीम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट विल बी द रेंज। ये डायरेक्टली एक्सक्लूसिव है तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, इनके बीच का जो गैप है रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लिया। ये इंक्लूसिव है तो इसे एक्सक्लूसिव में या बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ेगा, तो रेंज कितना आ जाएगा, ये अपर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री, तो रेंज कितना आ गया 39.5 माइनस 9.5, तो रेंज कितना आ गया 30। और अगर इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो कोफिशिएंट कितना आ गया 39.5 माइनस 9.5 अपॉन 39.5 प्लस 9.5 टू 100 आपका कोफिशिएंट आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अपन को बाउंड्री में कन्वर्ट करना है रेंज निकालते वक्त, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज 0, अगर 2 माइनस 2 कर दोगे तो रेंज कितना आ जाएगा 0। तो जब सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं तो डिस्पर्शन के जितने भी मेजर्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y a plus bx है तो यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को वैल्यूज दे रखी है 3x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और रेंज ऑफ x अपन को गिवन है 1/2 और मेरे को रेंज ऑफ y निकालने को बोला गया। बच्चों y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है, अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में सीख चुके हैं। फिर 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 12/6 माइनस 3/6 ऑफ x। जब ऐसा हो जाता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है x का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं। मॉडुलस साइन लग गया मतलब नेगेटिव को क्या बोल दो पॉजिटिव, तो सिर्फ 3/6 लूंगी इनटू रेंज ऑफ x कितना रहेगा 1/2, तो रेंज ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4 आ गई। और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को वैल्यूज दे रखी है 10x माइनस 12y प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और रेंज ऑफ y अपन को गिवन है 2/3 और अपन से रेंज ऑफ x पूछा गया। तो रेंज ऑफ x कैसे निकालोगे आप, y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, 20 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। y के पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको -12 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 20/12 प्लस 10/12 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाता है। अब रेंज ऑफ y की वैल्यू इस बार गिवन है तो 2/3, b क्या होता है, b क्या होता है आपका, b क्या होता है बच्चों, b क्या होता है आपका x का जो कोफिशिएंट होता है उसे b कह देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10/12 इनटू रेंज ऑफ x। अब क्या करो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 ऊपर 10 नीचे, तो आपने सॉल्व किया तो रेंज ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/5। तो ये थी लीनियर रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। मैंने देखा था मीन के अंदर वो दोनों से इफेक्ट होता है ओरिजिन और स्केल से, जबकि जो डिस्पर्जन के मेजर्स होते हैं उनको ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। ओरिजिन क्या था बच्चों, याद है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड स्केल का मतलब क्या था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। एग्जांपल लेके देख लो। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यूज दे दी 2 5 7 8 12 15, रेंज निकाला था। अब मैं 2 में ऐसा क्या करूं कि 3 आ जाए +1, 5 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए +1, 7 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए +1। +1 is the change of origin and range is not affected by change of origin, तो इस सीरीज का रेंज कितना होगा? जो ओरिजिनल रेंज था दैट इज 13। नेक्स्ट 2 में ऐसा क्या करो कि 1 आ जाए -1, 5 में ऐसा क्या करो कि 4 आ जाए -1। -1 is the change of origin and range is not affected by change of origin, तो इस सीरीज का रेंज भी कितना आएगा? जो ओरिजिनल रेंज था दैट इज 13। 2 में ऐसा क्या करो कि 4 आ जाए into 2, 5 में ऐसा क्या करो कि 10 आ जाए into 2 is the change of scale and range is affected by change of scale, तो रेंज कितना हो जाएगा? 13 into 2 that is 26। 2 में ऐसा क्या करो कि 6 आ जाए +1 into 2, 5 में ऐसा क्या करो कि 12 आ जाए +1 into 2। +1 तो क्या है आपका? चेंज ऑफ ओरिजिन, और into 2 क्या है बच्चों आप लोगों का? चेंज ऑफ स्केल। और रेंज ओरिजिन से तो फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, तो अपन सिर्फ 13 into 2 करेंगे, 26 +1 नहीं करेंगे। तो क्लियर हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज क्लियर है आप लोगों को? रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। मैडम ये तो आपने गाना गा दिया। हाँ बेटा गाना गा दिया था। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, अपनी सब आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, सोना नहीं है किसी को। हाँ जी, चेंज ऑफ स्केल के टाइम पे अपन को साइन का इंपैक्ट नहीं लेना है। यू डोंट हैव टू टेक द इंपैक्ट ऑफ द साइन। डोंट नहीं नहीं नहीं, साइन का कोई इंपैक्ट अपन को इसमें नहीं लेना। मतलब एग्जांपल से देखते हैं। 2 5 7 8 रेंज क्या हो जाएगा? 8। अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? -3 से, तो ये कितना हो जाएगा? -6 -15 -21 -30। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज में जो छोटी वैल्यू होती है वो तो सबसे बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो लार्जेस्ट तो क्या होगी? -6, और स्मॉलेस्ट क्या होगी? -30। फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, -6 माइनस -30, -6 + 30 तो कितना हो गया? 24। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये into 3 का इंपैक्ट आया है, जो नेगेटिव साइन था इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया चेंज ऑफ स्केल के टाइम पे। तो रेंज में चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, सिर्फ वैल्यू का फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ता है, उसके साइन का फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ही डिवीजन के केस में स्केल मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी डिस्पर्जन और रेंज में डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, कोई भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप दूरी बताते हो, डिस्टेंस बताते हो, डेविएशंस बताते हो, डेविएशंस कभी नेगेटिव नहीं होते। आप यहां से जयपुर तक का डिस्टेंस बताएंगे, जयपुर से झुंझुनू तक का डिस्टेंस बताएंगे, पर आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव जा रहा है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं की जाती। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपके कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अपने क्या पढ़ा? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्पर्जन में, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब में। स्केल में सिर्फ वैल्यू और उसके मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ता है, उसके साइन का, नेगेटिव साइन का इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन क्या है? रेंज तो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू पे बेस्ड था तो अच्छा नहीं था, उसका इंप्रूवमेंट वर्जन है दैट इज मीन डेविएशन। नाम में मीन आ रहा है, मीन तो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके कोई भी हो सकते हैं, मीन, मीडियन एंड इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा मॉडुलस, मॉडुलस को लगा दिया क्योंकि हमको उसने एब्सोल्यूट बोला है, मॉडुलस xi माइनस a का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, अपॉन स्मॉल n का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इंडिविजुअल में तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अपना अर्थमेटिक मीन का ये तो फॉर्मूला था, आप लोगों को ध्यान रखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहां भी यही कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मीन डेविएशन अबाउट a अपॉन a इनटू 100। a का मतलब अगर आपने मीन से निकाला है तो मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन अपॉन में अर्थमेटिक मीन इनटू 100। अगर आपने मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन में मीडियन इनटू 100। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में सेम फॉर्मूला था ना अर्थमेटिक मीन का, तो यहां मीन डेविएशन में भी सेम फॉर्मूला होगा। क्या होता था? सिग्मा fi xi होता था, यहाँ xi की वैल्यू क्या हो गई? मॉडुलस xi माइनस a अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कोएफिशिएंट का वही फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट a अपॉन a इनटू 100। एग्जांपल लेते हैं तीनों का। फॉर एग्जांपल आपको ये इंडिविजुअल सीरीज दे दी और इसका मेरे को मीन डेविएशन निकालने को बोला, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकाला, सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला उसने। वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि किससे मीन डेविएशन निकालना है। अपन मीन से लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? अब डायरेक्टली पूरा का पूरा एक साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों 2 5 करो या 5 2 करो, 2 5 -3 होता है, 5 2 क्या होता था? 3। तो यहाँ तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व कर देती हूँ। कैसे? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस मीन और xi को आप देखोगे, मीन और xi को, मीन क्या है? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। सब करते जाना, फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। फिर 8 - 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस एंड सो ऑन, डिवाइड mrc डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 इक्वल्स टू दबाएंगे आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर में करी मीन निकालने के बाद। कैसे करेंगे? वापस बता रही हूँ, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, बड़ा मीन है पहली बार 8 और फिर छोटा 4 है, 8 - 4 m प्लस, 8 - 6 m प्लस, 10 - 8 m प्लस, 12 - 8 m प्लस और फिर क्या दबा दो? mrc डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5 इक्वल्स टू करेंगे तो आपका मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। कोफिशिएंट कैसे निकाला? मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन दैट इज 2.4 अपॉन में अर्थमेटिक मीन कितना है आपका? 8 * 5 है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 आ गई। क्लियर है? तो ये अपन को ध्यान रखना है मेथड, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस m प्लस m प्लस mrc डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली मीन डेविएशन आपका आ जाएगा। चाहे वो मीन से हो, चाहे वो मीडियन से हो, चाहे वो मोड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बच्चों, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज आपको x दे रखा है, f दे रखा है, उसने बोला कि मीन डेविएशन आप मीडियन से निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा fi ब्रैकेट में मॉडुलस में xi माइनस मीडियन अपॉन कैपिटल। तो बच्चों सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट में मीडियन कैसे निकालते थे? पहले आप x को अरेंज करते थे, यहाँ अरेंज है, फिर cf निकालते थे, फिर आप n+1/2 करते थे, n+1/2, उस वैल्यू को CF में देखते थे, जो भी CF उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा, उसके सामने वाला xi जो होता था वो मीडियन होता था, तो यहाँ से जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये है, इसके सामने वाला xi 10 है तो मीडियन 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी कैलकुलेशन मैडम एक साथ फिर कैलकुलेटर पे करेंगे। हाँ,
आप सिर्फ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एक बार निकाल के रख लीजिए, जो सीएफ का लास्ट टर्म है वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अपन ये पूरा का पूरा एक साथ कैलकुलेटर पे करेंगे। कैसे मैं बता रही हूँ, ये मैंने लिख रखे हैं स्टेप्स यहाँ पे, आप लोगों को ये लिखना नहीं है, आप लोगों को डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे ये अप्लाई करना है। कैसे? बड़ी में से, बड़ा मतलब मीडियन और एक्सआई में से देखो आप, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस। सारे स्टेप्स आपको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते जाना और डायरेक्टली पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू इनटू 2m प्लस, 10 minus 5 is equals to into 6m plus, 10 minus 8 is equals to into 3m plus and so on। बाद में MRC divided by sum of frequency कितना था 23 equals to करेंगे तो आपका mean deviation अमाउंट मिल गया है ना। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे ही करने हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन से करने हैं ताकि हमारी कहीं मिस्टेक ना हो जाए। कोफिशिएंट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन कितना था 10 into 100 सॉल्व किया तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। कंटीन्यूअस सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं, अपन को क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बच्चों यहाँ पे मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, फार्मूला वही है जो डिस्क्रीट का था। कंटीन्यूअस में मीडियन कैसे निकालते थे, उसका फार्मूला वो कंटीन्यूअस वाला ही लगेगा ना, क्या था lm plus n by 2 minus the cf upon f into h। lm मतलब लोअर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकलती थी n by 2 से, n क्या होता था cf का लास्ट टर्म by 2 के अंदर, इसको जहां भी लाई कर रहा है ये वाली क्लास में लाई करेगा तो आपको इंक्लूसिव मीडियन में बच्चों वही मीडियन के रूल्स तो वही चलेंगे ना जो थे। आपको लोअर लिमिट को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो आपका मीडियन कितना आ गया 31.5। अब मीडियन आ गया ना, अब एक्सआई निकाल लो। अरिथमेटिक मीन में पर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते थे तो मिड वैल्यू निकालते, कन्वर्ट नहीं करोगे, मिड वैल्यू जो दे रखी उसी की निकालोगे। तो 10 plus 19 29/2 कितनी आ गई मिड वैल्यू 14.5 24.5 34.5 एंड सो ऑन। अब आपके पास डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन बन चुका, पूरी कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मीडियन बड़ा, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल्स टू इनटू फ्रीक्वेंसी m प्लस। मीडियन 31.5 माइनस छोटा है 24.5 इज इक्वल्स टू इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 और उसको किस में डाल दिया m प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या दबा दिया, लास्ट तक m प्लस में डालेंगे, फिर MRC डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 20, तो आपका मीन डेविएशन ऑफ मीडियन आ जाएगा कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर भी। तो मीन डेविएशन ऑफ मीडियन की वैल्यू कितनी आई आपकी 11.8 और इसी का अगर आप ले कोफिशिएंट निकाला तो 11.8 अपॉन मीडियन कितना था 31.5 into 100 तो अपना कोफिशिएंट कितना आ गया 37.4603। एक चीज और बताती हूँ, अगर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो आप फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ एक्सआई ले लो। अगर सारी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, फॉर एग्जांपल अपन को ऐसा दे रखा है 2 3 4 2 3 4, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 2, सबकी 2 2 2 है, तो आप इसको इग्नोर कर दो, आप सिर्फ एक्सआई वैल्यूज ले लो और आप इस क्वेश्चन को मीन डेविएशन को निकाल सकते हो। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो अपन फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ एक्सआई ले लेंगे। चलो आ जाओ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन सेम है रेंज की जैसे। अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट तो मीन डेविएशन क्या होगा 0, जैसे रेंज 0 था। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। इसको भी रेंज के जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता और मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन का सेम रेशियो में फर्क पड़ता है और उसके भी साइन का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप सेम एज रेंज, कि अगर y इक्वल्स टू a प्लस bx है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा मॉडुलस ऑफ b इनटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, सेम रेंज में। और प्रॉपर्टी है जो रेंज में नहीं थी, अगर डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीडियन से निकाले जाते हैं मीन डेविएशन में तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, सबसे मिनिमम आएगी। क्यों?
क्योंकि अपन ने मीडियन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेविएशन जब मीडियन से निकालते हैं उसको एब्सोल्यूट कर सम करते हैं तो सम की वैल्यू क्या आती थी, सबसे मिनिमम आती थी। तो मीन डेविएशन जब मीडियन से निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी आती है। तो बच्चों वैसे तो आप लोगों को एग्जाम में गिवन होगा कि मीन डेविएशन किससे निकालना है, मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, पर कई बार क्या करते हैं वो किसी से भी मेंशन नहीं करते। तब हम किससे निकालेंगे, हम मीडियन से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा चाहिए जो डेविएशंस, जो डिस्पर्जन, जो वेरिएशंस होते हैं वो मिनिमम आने चाहिए। इसीलिए हम जब कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो मीन डेविएशन आप किससे निकाल लेंगे, मीडियन से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी। चलो अपन देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। मीन डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये रेंज का अच्छा वर्जन है। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि अपन को दिमाग में रखना पड़ता है बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज इक्वल टू इनटू फ्रीक्वेंसी एम प्लस, कहीं भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। नॉट एमिएबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फर्दर यूज में नहीं लिया जा सकता। यहाँ मॉड्यूलस साइन लग गया तो ये फर्दर काम में नहीं ले सकते। अभी अपन इसके आगे वाला मेजर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां कोई मॉड्यूलस साइन नहीं लगा, वहां नेगेटिव को वैल्यू को हटा दिया बिना मॉड्यूलस हटा लगाए, कैसे उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव साइन लग गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन जो आगे वाले चैप्टर्स अपन ने पढ़े थे कोरिलेशन रिग्रेशन, वहां स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे काम में लेते हैं, पर मीन डेविएशन को आगे काम में नहीं लेते, इसलिए इसकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलो नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की इंप्रूवमेंट है मीन डेविएशन का। बेस्ट मेजर है डिस्पर्जन का, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर क्या था, अरिथमेटिक मीन, वैसे डिस्पर्जन का आपका बेस्ट मेजर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फर्दर यूज में लिया जा सकता है, कोरिलेशन रिग्रेशन में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन को काम में लेते हैं। चलो हाँ जी, इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रूट मीन स्क्वायर 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 ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप में बेस्ट है तो वो बेस्ट मेजर का यूज में लेगा, वो मीडियन मोड का काम में नहीं लेता। अरिथमेटिक मीन बेस्ट था सेंट्रल टेंडेंसी का तो उसने उसी को यूज में लिया। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन स्मॉल n, या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर बाय स्मॉल n माइनस x बार का होल स्क्वायर। जनरली अपन इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस करते हैं, आंसर दोनों से सेम आएंगे पर कैलकुलेशन इससे ज्यादा इजी होती है, इसलिए अपन इसको ज्यादा यूज में लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन सीडीडी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। हाँ जी, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड का फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का एक ही फॉर्मूला क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और अलग। तो अंडर रूट सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस x बार का स्क्वायर। एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल का एग्जांपल है, मुझे वैल्यूज दे दिया 5 8 10 12। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। xi का स्क्वायर 5 into m plus 8 into m plus 10 into m plus 12 into m plus mrc, तो कितनी आ गई 333 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4 माइनस अरिथमेटिक मीन आप लोगों को निकालना आता है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। अब इस पूरी कैलकुलेशन को भी अपन एक साथ कैलकुलेटर्स पे कर सकते हैं। कैसे करोगे आप एक साथ कैलकुलेटर्स पे, यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को। अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 8.75 into m प्लस, मतलब उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करा दो, m प्लस पे डाल दो। फिर आप क्या करोगे, 333 डिवाइडेड बाय 4 माइनस mrc इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, इसके अंदर लास्ट में अंडर रूट भी करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। आपने वैल्यूज पुट करी, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जांपल अपन को इंक्लूसिव क्लास दे रखी है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, मिड वैल्यू निकालनी है वो आप सेम तरीके से निकालोगे, कोई कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि मीन में भी कोई कन्वर्जन नहीं होता।
मिड वैल्यू, पहली मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर पैटर्न देखा, मैंने लोअर लिमिट में 1 प्लस कर रही हूं तो मिड वैल्यू आ रही है, लोअर लिमिट में 1 प्लस कर रही हूं, लोअर लिमिट में 1 एंड सो ऑन। फिर आपने क्या किया, fi into xi स्क्वायर, कैलकुलेटर्स में करेंगे डायरेक्टली, 11 into 6 m plus 14 into 14 into 3 m plus 17 into 17 into 4 m plus and so on। और फिर क्या दबा दोगे, MRC की वैल्यू कितनी आ गई, 8173 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 25। और इसका अर्थमेटिक मीन, बच्चों डिस्क्रीट का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल है, वो पुट किया अपन ने और इस कैलकुलेशन को एक साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, वेरिएंस कह देते हैं। तो वेरिएंस को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, अंडर रूट हटा दो तो वो वेरिएंस का फार्मूला हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग था, वेरिएंस अलग है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन था, जबकि वेरिएंस तो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या थी, सेम है रेंज की जैसे चलती आ रही है, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। 2 to 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y is equals to a plus bx है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ b into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सेम है, सेम रेंज और ये डेविएशन जैसा। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेम है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। और यहां भी साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फर्क पड़ेगा, और साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ गई अपनी नई और प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डेविएशन की, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, याद रखनी है। फॉर एनी टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ रेंज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मॉड्यूलस a minus b by 2। मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव को प्लस बना दो, तो प्लस बना दो तो 2 minus 5 कर दो या 5 minus 2 कर दो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी दो ही वैल्यूज हैं, तो चाहे वो वही लार्जेस्ट हो वही स्मॉलेस्ट, इसलिए हाफ ऑफ रेंज कह दिया। एग्जांपल अपन को 2 5 दिया है, इसका रेंज कितना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 1.5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट। ये अच्छे से याद रखने, आईसीआई को ये वाले फार्मूलेस बहुत पसंद है, इनमें से क्वेश्चंस अपने आने के चांसेस ज्यादा है। तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। फॉर एग्जांपल अपन को दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स निकालो। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो डायरेक्टली आपने फार्मूले में पुट किया अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंबाइंड या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला जैसे कंबाइंड मीन था, कंबाइंड हार्मोनिक मीन था, वैसे ही कंबाइंड या पूल्ड एसडी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। n1 and n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज एंड द सेकंड सीरीज। s1 and s2 क्या है, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज एंड द सेकंड सीरीज। d1 क्या है, फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड मीन, और d2 क्या है, सेकंड मीन माइनस कंबाइंड मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कंबाइंड आया है तो मीन का कंबाइंड तो आना ही था। मीन, उस कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या था, n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 अपॉन में n1 प्लस n2। एग्जांपल, आपको n1 दी थी, s1 दी थी, x bar 1 n2 x2 x bar 2, अपन ने कंबाइंड मीन निकाल लिया और यहाँ d1 d2 की वैल्यूज अपन ने निकाल ली और फार्मूले में सारी वैल्यूज अपन ने प्लस MRC से सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने बताया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कोई भी हो वो नेगेटिव नहीं आ सकते। अगर अपन को ज्यादा कंसिस्टेंसी निकालनी हो, स्टेबिलिटी निकालनी हो, जिसमें वेरिएशंस कम हो, तो अपन क्या निकालते हैं, लेस सीरी। जिसका सीरी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर अपन को ज्यादा वेरिएशंस निकालने हैं तो जिसका सीरी ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल। याद रखना है आपको ये चीजें,
वो पूछ लेता है मोर कंसिस्टेंट, दो फैक्ट्री दे दी, उनकी वेजेस दे दी, लेबर का कि इनमें से ज्यादा कौन सी कंसिस्टेंट है फैक्ट्री, तो जिसका सीवी, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जिसका सीवी कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट और जिसका सीवी ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएशंस। कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब जिसमें चेंजेस कम हो रही है। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखो, मैंने जब अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, वो सेंट्रल टेंडेंसी में पूल्ड मेजर तो अपन ने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों जगह पढ़ी, तो वो बताएगा वहां पे कि कंबाइंड अरिथमेटिक निकालो या कंबाइंड हार्मोनिक। पर डिस्पर्शन में क्या होता है, सॉरी, डिस्पर्शन में क्या होता है, कंबाइंड सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है और किसी का कंबाइंड में पूल्ड मेजर है ही नहीं, तो डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालो, मतलब मुझे कंबाइंड एसडी निकाल कर देना है। लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डेविएशन, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/2। अब अपन Q3 Q1 निकालना नहीं सीखेंगे, आप लोगों को आता है, इंडिविजुअल में आता है, डिस्क्रीट में आता है, कंटीन्यूअस में आता है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 * 100। फिर कोफिशिएंट का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन * 100। आप प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे और थ्योरेटिकली आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, एमसीक्यू में वो पूछ देगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सेम है, सेम वो भी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y = e + bx है तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ b इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट 25% वैल्यूज को इग्नोर करता है, लास्ट की जो 25% वैल्यूज है उसको भी इग्नोर करता है, सिर्फ बीच की जो 50% वैल्यूज है उसी को ये कंसीडर करता है। एमसीक्यू में वो ये पूछ सकता है कि क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट 25 को इग्नोर, लास्ट की 25 को इग्नोर, बीच का जो 50% पार्ट बच गया सिर्फ उसी को ये क्या करता है, कंसीडर। अगर आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल देते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीडियन बेस्ट मेजर होता था और डिस्पर्जन में बेस्ट मेजर कौन सा होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। कई बार क्या होता है, वो डायरेक्टली अपन को ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे देगा और कहेगा फाइंड आउट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, नाम नहीं बता रहा, क्या निकालो, रेंज निकालो कि मीन डेविएशन निकालो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो कि क्वार्टाइल। पर सिर्फ ओपन एंडेड दे दी तो अपन कौन सी निकालेंगे, हमेशा क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, चाहे वो नाम बताए चाहे वो नाम नहीं बताए। It is also less affected due to sampling fluctuation, इसको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सैंपल्स में चेंज होता है, जैसे मीडियन को भी फर्क नहीं पड़ता था सैंपल में चेंज होने की वजह से, वैसे क्वार्टाइल डेविएशन को भी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर सैंपल में कोई भी चेंजेस, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम टिश्यू। और यहाँ पे साइन का कोई चेंज, साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट ध्यान में रखने वाली बात है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन को ये एज इट इज याद रखना है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, 5 मीन डेविएशन का वो किसके बराबर होता है, आपका 6 क्वार्टाइल डेविएशन। अगर इन तीनों के रेशियोज की बात करें तो इनका रेशियो क्या होता है, 15:12 ये एज इट इज याद रखना है आप लोगों को। वो कुछ पूछ ले ऐसा कुछ लिखा हुआ कि क्या रिलेशनशिप होता है तो अपन को डायरेक्टली ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, सारे कांसेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में आप लोगों को रिवाइज हो गई होंगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें एंड अच्छे से पेपर देकर। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।